इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज हम बात कर रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। एक बुक है जो स्टीफन ई कोवी ने लिखी है, उसके अंदर 7 आदात के बारे में बात की गई है। आज उन 7 आदात को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आदात उन लोगों की हैं जो बहुत ही ज़्यादा मौसर तरीन लोग हैं। ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर कुछ काम करके जाते हैं, ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर तब्दीली लाते हैं उनके अंदर, और वो लोग जो दुनिया के अंदर कुछ नहीं करते, बस जिंदा रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। उन लोगों के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है वो कुछ आदात का पाया जाता है। आज इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो के साथ मैं 7 आदात बताने वाला हूँ आपको। मेरे बेटे याद रखिएगा, कामयाबी के लिए या इफ़ेक्टिवनेस के लिए, अपनी ज़िंदगी को मुअस्सिर बनाने के लिए जो सबसे पहली आदत है, इसे हम कहते हैं बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? बी प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि अपने आप को पहले से तैयार करना। कोई भी काम हम करते हैं, उस काम के जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो हमारी प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह की हम प्लानिंग करते हैं उसी तरह से हमें रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को सरअंजाम देने के लिए प्लान करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को सरअंजाम देने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। याद रखिएगा, वो लोग जो प्लानिंग नहीं करते वो फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मेरा बेटा इस बात को समझिए, जो लोग प्लानिंग नहीं करते, ऐसे ही जानवरों की तरह काम करते रहते हैं, वो अपने आप को फेल करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। और वो बंदे जो प्लानिंग करने के बाद कामयाब होते हैं, काम करते हैं, प्लानिंग करने के बाद इफेक्टिवनेस शो करते हैं, बेटा जिंदगी के अंदर कामयाब वही होते हैं। और वही लोग बी प्रोएक्टिव होते हैं। इट मींस पहले से उन्होंने अपना काम सर अंजाम दिया होता है, पहले से माइंड सेट बनाया होता है कि आज आने वाले कल के अंदर, आज जो मौजूद है मैं आज प्लानिंग कर लूं आने वाले कल की, कि कल मैंने क्या करना है। तो वो लोग जो बी प्रोएक्टिव होते हैं वही दुनिया के अंदर मौसर तरीन लोगों की लिस्ट के अंदर आते हैं। स्टीफन ई कोवी की जो दूसरी हैबिट उसने बताई बुक के अंदर, उसे कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें, जब भी आप कहीं जाना चाहें, तो पहले टारगेट को सेट किया करें कि मैंने जाना कहाँ है। मंजिल के बारे में डिसीजन लिया करें, डेस्टिनेशन के बारे में सोचा करें, एंड को अपने जहन के अंदर रखा करें। व्हाट इज योर गोल टू अचीव? आपके सामने गोल कौन सा है जो अचीव करना है? आपके सामने मंजिल कौन सी है जो आपने जिस पे पहुंचना है? जब तक आप मंजिल का तयन नहीं करेंगे, जब तक आप गोल को सेट नहीं करेंगे, जब तक आप एंड को माइंड के अंदर नहीं रखेंगे, उस वक्त तक आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब ये भी है कि आप गोल सेट कीजिए जिंदगी के अंदर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, गोल 2 तरह से होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये होता है कि अपने आपने बड़ा 1 साल का जो मंसूबा बनाया, 1 साल के जो गोल आपने सेट कर दिए, उसको आप मंथ में डिवाइड कर दीजिए। 1 साल के अंदर जिस तरह 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने के अंदर आपके गोल कितने हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करूं तो स्टूडेंट की लाइफ के अंदर 1 माह के अंदर वो कितनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है? एक ऐसा एस्पायरेंट जो सीएसएस करना चाहता है, जो पीसीएस करना चाहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाहता है, या पीएमएस करना चाहता है, उसकी जिंदगी की बात करूं तो वो 1 महीने के अंदर कितना जनरल नॉलेज पढ़ना चाहता है, कितना साइंस को टाइम देना चाहता है, कितना मैथमेटिकल पोर्शन करना चाहता है, कितना वो पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडी को पढ़ना चाहता है, ये उसका 1 मंथ का गोल हो जाएगा। याद रखिएगा, जब आप 1 मंथ का गोल अचीव कर लेते हैं तभी जाके आप पूरे साल का गोल अचीव कर लेते हैं। वो लोग जो 1 मंथ का गोल नहीं मुकम्मल कर सकते, वो कभी पूरे साल के गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसके अंदर जो तीसरी हैबिट बताई गई है बुक के अंदर, उसको कहते हैं हम पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब क्या है? जैसे मैं पहले बात कर रहा था गोल को सेट करना,
अब गोल को सेट करने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाना। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू मेक एन एक्शन प्लान। आपने एक एक्शन प्लान बनाना है। जब तक कोई बंदा एक्शन प्लान नहीं बनाता, काम नहीं करता, उस वक्त तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। गुफ्तार का काजी होने से बेहतर है किरदार का गाजी बन जाओ। वो लोग जो किरदार के गाजी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वही आगे की तरफ जाते हैं। जिस तरह रीडर और राइडर का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर के अंदर एक पोएम दी गई है, फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर एक पोएम दी गई है, यानी रीडर और राइडर का जो कॉन्सेप्ट दिया है, रीडर कारी होता है, बैठने वाला होता है, गुफ्तार करने वाला होता है, और राइडर जो होता है वो जंगजू होता है। तो याद रखिएगा, अपना एक्शन प्लान बनाइए, अपना रोड फॉरवर्ड जो सेट कीजिए, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाइए। पूरी बिल्डिंग को तामीर करने के लिए पहले आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पहले आपको जगह भी मुख्तस करनी पड़ेगी, पहले आपको ईंटें भी खरीदनी पड़ेगी, आपको लोहा भी खरीदना पड़ेगा, आपको फिर मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। जब मिस्त्री आएगा तो काम स्टार्ट होगा। इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बिल्डिंग बनानी और बैठ जाएं, एक्शन ना करें, आप तरतीब ना दें किसी काम को, उस वक्त तक आप अपनी इफेक्टिवनेस को शो ही नहीं कर सकते। चौथी इंपॉर्टेंट बात, चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट जो है, उसे कहते हैं थिंक विन विन। थिंक विन विन का कॉन्सेप्ट जो है वो कलेक्टिव बेनिफिट से आता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो बंदा जो दूसरों की भलाई चाहता है, वही उसको खुद भला मिलता है। कहते हैं ना, कर भला हो भला। इसका मतलब क्या है कि आप जिस तरह का एक्शन करेंगे, उसी तरह का एक्शन आपके साथ होगा, उसी तरह का रिएक्शन आपके साथ होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जिस तरह आप एक्शन करेंगे, रिएक्शन भी उसी फोर्स के साथ आ सकता है। लेकिन कुदरत का भी एक कानून है, कुदरत के कानून के अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन कुदरत का कानून जो है वो अल्टीमेट है, पुख्ता है, उसमें नाइंसाफी नहीं है। आप जो एक्शन आज कर रहे हैं, उसी एक्शन का नतीजा आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। तो इसलिए बात ये कर रहा था थिंक विन विन के कॉन्सेप्ट की। थिंक विन विन का कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरों की भलाई सोचिए, दूसरों को खुशहाल कीजिए। जब आप दूसरों को खुशहाल करना शुरू कर देंगे, आप भी खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। खुशहाली का राज यही है कि वो बंदा खुशहाल होता है जिसका मुआशरा खुशहाल होता है। जैसा कि कहते हैं कि आप अगर 25,000 वाले लोगों के साथ, ऐसे लोग जो 25,000 कमाते हैं, आप उन लोगों के साथ बैठेंगे तो उन जैसी सोच आपकी हो जाएगी, आप 25,000 से ज्यादा नहीं कमा सकेंगे। तो आप अगर अपनी सोसाइटी को चेंज करेंगे, आप अपनी कंपनी को चेंज करेंगे, आप अपनी सोबत को चेंज करेंगे, आप वहां से उठकर 2 लाख कमाने वाले लोगों के साथ बैठ जाएं, ऐसी कंपनी के अंदर आ जाएं जो 2 लाख कमाने वाले हैं, तो आप भी चंद महीनों के अंदर 2 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे। ये किस लिए होता है, किस तरह से होता है? आपकी सोच का महवर तब्दील हो जाता है, आप सोचना शुरू कर देते हैं, बिग थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप बिग थिंकिंग नहीं करेंगे, ओपन हार्ट होकर नहीं सोचेंगे, मुत्तफिक का कलेक्टिव बेनिफिट की नहीं सोचेंगे, विन विन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके अंदर, आप दूसरों को जितलाने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप भी जीत नहीं सकते। वो बंदा जो दूसरों की हार का मुतलाशी होता है, मेरे बेटा तवज्जो के साथ सुनिए, वो बंदा जो दूसरों की हार का मुतलाशी होता है, वो खुद भी हार जाता है, क्योंकि उसने एफर्ट लगाई होती है दूसरे को नीचा दिखाने की। आप वो एफर्ट जो है अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि ताकत आप इस्तेमाल करो दूसरों को जिच करने की, दूसरों को जलील करने की। आप वही ताकत बचा कर अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, तब जाके आप अपनी इफेक्टिवनेस को मौसर तरीन बना सकते हो। तो इस बुक के अंदर जो 5वीं आदत है वो क्या है? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हमें कोई बंदा आके बात करता है तो हम कहते हैं हमने आपकी बात सुन ली है, हम तो आलिम फाजिल होके बैठे हुए हैं, हमें अब समझने की बात नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, वो बंदा जो अंडरस्टैंड नहीं करता, जो समझता नहीं है, उसका जो रिएक्शन होता है हमेशा वो नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि जो भी एक्शन वो करेगा, जो भी रिएक्शन वो करेगा, रिएक्शन हमेशा नुकसानदेह होगा।
क्यों? क्योंकि बगैर सोच के जो आप एक्शन करते हैं वो हमेशा डिस्ट्रक्शन यानी तबाही का बायस बनते हैं। और सोचने के बाद आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्स देते हैं। वो लोग जो रिस्पॉन्स देने के आदी होते हैं, जो रद्द अमल देने के आदी होते हैं, जो बात समझ में आई उसके मुताबिक एक्शन प्लान बनाने वाले होते हैं, वही अपनी इफेक्टिवनेस को ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, पहले आप समझिए बात को, समझने के बाद रिस्पॉन्स शो कीजिए, ताकि आपके अंदर मौसर होने की जो हैबिट है, आपके अंदर मौसर होने की जो अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है, कैपेसिटी रखी है, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इसके अंदर, इस बुक के अंदर जो छठी चीज है, इसको कहते हैं सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है? सिनर्जाइज का मतलब ये होता है कि कलेक्टिव आपने काम करना है। जैसे कहते हैं ना, एक होता है और 2 11 होते हैं। जिस तरह आप इकट्ठे काम करेंगे, जब आप कलेक्टिव होके काम करेंगे, जब आप इंडिविजुअल होके काम करेंगे, उससे आपका रिजल्ट बेहतर निकलेगा। वो बंदा जो इंडिविजुअल काम करता रहता है, जो दूसरों की भलाई नहीं चाहता, वो खुद अकेला काम कर रहा होता है। और वो बंदा जो कलेक्टिव होके सोचता है, मौसर तरीन होके सोचता है, वो दूसरों के बेनिफिट की बात करता है, वो खुद भी फायदा उठाता है, दूसरों को भी फायदा होता है, लेकिन उसका इफेक्ट खुद के साथ ज्यादा होता है। उसकी मैं मिसाल दूंगा आपको। आपने कूंज, एक परिंदा होता है कूंज, कभी देखा है इसको? कूंज जब, या मुर्गाबी जो होता है, मुर्गाबी जो परिंदा होता है, या कूंज जो परिंदा होता है, जब उड़ रहा होता है आसमान पे, तो वी शक्ल बना रहा होता है, वी शक्ल के अंदर उड़ रहा होता है। याद रखिएगा, वो वी शक्ल के अंदर किस वजह से उड़ता है? क्योंकि जब वो एक परिंदा उड़ता है तो उसके साथ दूसरा परिंदा भी मौजूद होता है। उसके परों से जो प्रेशर पैदा होता है, वो दूसरे परिंदे के परों को ताकत देता है। इस तरह एक परिंदे की एफर्ट से सारे परिंदों को फायदा होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेट रिजल्ट, वो थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा सफर कर लेते हैं। एक परिंदा जब इस तरह से कर सकता है, तो इंसान जो अशरफुल मखलूक है, वो क्यों नहीं कर सकता? इंसान को भी चाहिए, इंसान एक अशरफुल मखलूकात जात है, अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। जब अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन को चाहिए कि वो अपने मामलात को दुरुस्त करते हुए अपनी एफर्ट्स को कलेक्टिव बेनिफिट के अंदर इस्तेमाल करे, अपनी एफर्ट को सिनर्जाइज करे, कलेक्टिव होके काम करे, मुत्तहिद होके काम करे। जब आप मुत्तहिद होके काम करते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। इस बुक के अंदर जो आखिरी बात है, उसे कहते हैं शार्पन द सॉ। क्या कहते हैं उसे? शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब क्या है? अपने आले को तेज रखो। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव टू बिल्ड योर कैपेसिटी फर्स्ट। पहले अपनी कैपेसिटी को बनाइए, अपनी कैपेसिटी को। जैसे अभी आजकल एक टीवी के अंदर ऐड चल रहा होता है कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? बुक्स खरीद कर खुद पढ़िए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए अपनी। जो बंदा कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, बेटा वही वक्त के ऊपर काम आता है। मुझे याद पड़ रहा है, ये एक टेनिस स्टार हैं, तो टेनिस स्टार के एक इंटरव्यू के अंदर मैं सुन रहा था, तो वो जो वर्ल्ड के अंदर चैंपियन बनी दुनिया के अंदर, तो उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा गया कि वर्ल्ड चैंपियन आप कैसे बनी? तो उसने बड़ी मजेदार बात की थी कि मैंने तकरीबन एक साल पूरा खूब सर्दियों के अंदर नीकर और बुनियान के अंदर ठहर के मैंने प्रैक्टिस की है। उस प्रैक्टिस के बाद आज मैं इस काबिल हुई हूं कि मैं आज पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन बनवा सकूं। आतिफ असलम का नाम सुना होगा आपने। आतिफ असलम जो बहुत बड़ा सिंगर है, आतिफ असलम का ही एक इंटरव्यू है। वो कहता है मुझे गाना गाने के लिए जब मेरा ऑडिशन हुआ पहला, तो उस एक ऑडिशन के लिए मैं कम अज कम 4 से 5 महीने गाने की प्रैक्टिस करता रहा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको उसका रिजल्ट फौरी तौर पे मिल सकता है? आप कोई भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट फौरी तौर पे नहीं मिल सकता। आपने पहले अपने आले को तेज करना होगा, तेज धार आला बनाना होगा। जब आप तेज धार आला बनाएंगे तब जाके देखिएगा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं एक और मिसाल के जरिए आपको वाज़ेह करता हूं। जिस तरह 2 लकड़हारे होते हैं, 2 लकड़हारे ऐसे लकड़हारे जो एक ही जगह पर जंगल के अंदर जाके लकड़ियां काटते हैं, तो उसका एक बंदे ने जब ऑब्जर्व किया तो देखता है कि एक बंदा जो ए है वो जब लकड़ियां काटता है तो उसकी लकड़ियां दूसरे 20 लकड़हारे से बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसने कहा कोई खास बात, क्योंकि काम तो वो इकट्ठे ही करते हैं, एक ही वक्त में काम करते हैं, एक ही वक्त के अंदर और बराबर टाइम के अंदर काम करते हैं। उसके बाद भी जंगल पूरा मौजूद होता है, दूसरे के बाद भी जंगल पूरा मौजूद होता है। तो कौन सी ऐसी खासियत होती है ए के पास कि इसके पास लकड़ियां दूसरे से तकरीबन आधी से ज्यादा डबल होती हैं?
तो उसने जाके जब ऑब्जर्व किया, उसने देखा लकड़ियां काटने के बाद जो बी लकड़ आ रहा था वो फौरी तौर पे जाके आराम करना शुरू कर दिया, खाना खाया और सो गया। लेकिन जो ए लकड़ आ रहा था, वुड कटर था, उसने क्या किया, उसने लकड़ियां काटने के बाद अपने कुल्हाड़े को तेज किया, आधा घंटा बैठ के अपने औजारों को तेज किया, अपने साथ को उसने शार्प किया, अपने आरे को उसने तेज किया। आरे को तेज करने के बाद, खाना खाने के बाद वो सोया। तब जाके जब सुबह जल्दी उठे, यानी काम के वक्त उठे, तो उसका कुल्हाड़ा तेज था, उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, और वो बंदा जो बिल्कुल सो चुका था उसकी कैपेसिटी के अंदर वो डिफरेंस था, जिस वजह से क्या हुआ, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, अल्टीमेट रिजल्ट यही निकला कि उस लकड़हारा की लकड़ियां ज्यादा थी और उसकी लकड़ियां कम थी। तो मेरे बेटे याद रखिएगा, यू हैव टू मेक योर कैपेसिटी बिल्डिंग। आपने भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? पीपीएससी के पेपर के लिए तैयार हो रहे होते हैं लोग, सीएसएस का पेपर देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पीएमएस का पेपर देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, या एनटीएस का कोई एग्जाम होता है उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं, या लॉ गैट का या गैट का कोई पेपर होता है उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं, पता है खामी हमारे अंदर क्या है, हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आएगी तो हम तैयार होंगे। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त तो आपको 1 महीना बड़ी मुश्किल से मिलता है, 1 या 1.5 महीना मिल जाता है, उस वक्त आपकी तैयारी से आपको इफेक्ट नहीं होने वाला। वो बंदा जो एडवर्टाइजमेंट का वेट नहीं करता, जो बंदा सीटें आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उससे पहले 6 माह पहले उसने सफर शुरू किया होता है, उसने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया होता है, वो बंदा उन बंदों से 6 माह आगे होता है जो बंदे उस वक्त तैयारी करते हैं। और कामयाब वही लोग होते हैं जो बिफोर टाइम अपने आप को रेडी करते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते हैं, वही कामयाब होते हैं। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि इसने लंबा सफर करना है, जिसने लंबा सफर करना है उसे सफर सुबह सुबह शुरू करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह सफर शुरू करेगा तब जाके शाम से पहले मंजिल पे पहुंचेगा। और अगर उसने लंबा सफर करना है, उसने सुबह सफर नहीं किया, दिन के 10 बजे उठा, 11 बजे सफर शुरू किया, तो सारा दिन भी उसका सफर में गुजरेगा, सारी रात भी उसकी सफर में गुजरेगी, जलालत भी होगी, उसे मुसीबत भी होगी, परेशानी भी होगी और थकावट भी होगी। और वो बंदा जो बिफोर टाइम रेडी होके इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग सफर करेगा, वही बंदा कामयाबी की तरफ जाएगा। तो मेरे बेटे, आपको ये बातें बताने का मकसद क्या था? आपको ये बातें बताने का मकसद ये था कि अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। अगर दुनिया के अंदर 5% लोगों वाला रिजल्ट चाहते हो आप, हम कहते हैं ना कामयाब हो जाएंगे, हम ये करना चाहते हैं, हम डीसी भी बनना चाहते हैं, हम एसी भी बनना चाहते हैं, हम पीपीएससी ऑफिसर भी बनना चाहते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम अपने आप को और भी ज्यादा तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, तो बेटा तरक्की याफ्ता बनाने के लिए आपको उन लोगों की हैबिट को अपनाना होगा जो तरक्की याफ्ता लोग बन चुके हैं। पता है, दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग होते हैं जो तरक्की करते हैं, बाकी 95% लोग होते हैं जो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। अगर आपने 5% लोगों में शुमार करना है अपना, तो वो काम कीजिए जो 95% लोग नहीं करते। आप अगर 95% लोगों वाला काम करना शुरू कर दें और 95% लोगों वाले काम करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन रखें कि 5% वाला रिजल्ट निकलेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आज के इस लेसन से मैं आपको यही बताना चाहता था कि अपने हैबिट्स को तब्दील कीजिए, क्योंकि हैबिट्स डिफाइन करते हैं आपकी कामयाबी को, हैबिट्स डिफाइन करते हैं आपकी इफेक्टिवनेस को, हैबिट्स डिफाइन करते हैं आपको मुअस्सिर होने के लिए। आप अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाइए, देखिए आपकी जिंदगी किस कदर बेहतर हो सकती है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू।